सासू माँ, मैं हर थप्पड़ की कीमत वसूल करूंगी। निधि के हाथ बहुत जल्दी जल्दी चल रहे थे। फटाफट अपना टिफिन, अपनी बोतल को बैग में रखा, जरूरी पेपर टेबल पर से उठाए और अपने केबिन को बंद कर फटाफट घर के लिए रवाना हुई। दौड़ती भागती बस स्टैंड तक पहुंची, लेकिन तब तक बस रवाना हो गई। अब दूसरी बस ना जाने कितनी देर में रवाना होगी। एक तो ये बस वाले भी ना, जब तक बस सवारी से पूरी तरह कचाकच भर नहीं जाती तब तक रवाना नहीं होते। पर अब वो कुछ नहीं कर सकती थी, इसीलिए खाली बस में ही जाकर बैठ गई। वैसे भी और दिनों से आधा घंटा वो लेट हो चुकी थी और अब बस भरने के चक्कर में और आधा घंटा लेट हो जाएगी। पर अगर घर जल्दी नहीं पहुंची तो उसकी शामत आ जाएगी। घर में बैठे सास और पति कुछ सुनने को ही तैयार नहीं होते। कमाऊ बीवी बहू सबको चाहिए, पर साथ ही वो सेवा करने वाली, आज्ञाकारी, आदर्शवादी भी होनी चाहिए। चाहे खुद का बेटा अवगुणों की खान हो। जहाँ शादी से पहले फक्र से सबको बताया जाता है कि बहू नौकरी करने वाली है, वहीं शादी के बाद यही नौकरी मुसीबत बन जाती है। खिड़की के बाहर झांकती हुई निधि को वह दिन याद आ गया जब वो समीर से शादी होकर इस घर में आई थी। घर रिश्तेदारों से भरा हुआ था। हर कोई निधि को देखने के लिए ललायत हो रहा था। आखिरकार पूरे परिवार में, या यूं कहे पूरे रिश्तेदारी में, वो पहली बहू थी जो नौकरी करती थी। ढोल नगाड़ों से उसका स्वागत किया गया था। सासू माँ शकुंतला देवी आगे बढ़कर उसकी बलाएं ले रही थी और ननंद सुप्रिया, वो तो इतरा इतरा कर अपनी सभी दोस्तों से अपनी भाभी को मिलवा रही थी। कितनी फक्र से अपनी सहेलियों को बता रही थी, अरे मेरी भाभी बैंक में जॉब करती है और तुम्हें पता है हमारे पूरे परिवार में वो पहली बहू है जो नौकरी करती है। इधर सास शकुंतला जी भी रिश्तेदारों में सीना चौड़ा करके बड़े घमंड से सबको बता रही थी, अरे मेरी बहू ने बहुत मेहनत की है तो नौकरी क्यों ना करे। भाई, हमें तो उन लोगों में से नहीं है जो बहू को घर में बिठा कर रखे। अगर बच्ची ने बेटे के बराबर मेहनत की है तो उसको भी तो उसका फल मिलना ही चाहिए। भाई, हमारे लिए तो बेटा बेटी बहू सब एक समान है। निधि भी उन लोगों की बातें सुन सुन कर खुद पर गर्व महसूस कर रही थी। जब तक छुट्टियां थी तब तक तो सब ठीक रहा, लेकिन इन सब बातों के ढोल के पोल कुछ दिनों बाद ही निकल गए। जब निधि ने शादी के लिए ली हुई अपनी छुट्टियों के बाद नौकरी वापस ज्वाइन की, निधि को सुबह जल्दी उठकर सारे घर के काम करके फिर ऑफिस जाना पड़ता था। ऑफिस में काम करने के बाद जब वो घर आती तो हर कोई उसी का इंतजार कर रहा होता था। घर के काम काज सिर्फ और सिर्फ उसी की जिम्मेदारी थी। आखिर वो बहू थी। एक दिन उसे ऑफिस से निकलने में देर हो गई। घर पहुंचते पहुंचते काफ़ी वक्त लग गया। घर पहुंची तो देखा तीनों माँ बेटे बेटी हॉल में ही बैठे हुए थे और सबके मुंह फूले हुए थे। उसे देखते ही शकुंतला जी ने कहा, बहू ये कोई वक्त है घर आने का? तुम्हारे चक्कर में यहाँ हम सब भूखे बैठे हुए हैं। अभी तो घर आई हो, पता नहीं खाना कब तक बनाओगी। निधि हैरानी से उन लोगों की शक्ल देखने लगी। मतलब उसके इंतजार में अभी तक खाना भी नहीं बना? मतलब बहू के घर आने के बाद क्या घर के सारे सदस्य खाना बनाने भूल गए? सुप्रिया ने भी कहा, भाभी अब खड़े खड़े टाइम वेस्ट मत करो, फटाफट खाना बनाओ, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं और प्लीज़ कुछ अच्छा ही बना देना। उसकी बात सुनकर निधि ने कुछ नहीं कहा और बैग अपने कमरे में रख हाथ मुंह धोकर रसोई में आ गई। देखा तो घर में सब्जियां भी नहीं थी। आखिर लेट होने के चक्कर में वो बाजार से सामान भी नहीं ला पाई, इसीलिए फटाफट दाल चावल रोटी और सलाद तैयार करके उन लोगों के सामने परोस दिया। समीर अभी भी गुस्से में ही था, इसीलिए कुछ बोल नहीं रहा था। खाने को देखते ही सुप्रिया ने कहा, ये क्या भाभी, आपने दाल चावल बना लिए, कोई और सब्जी बना लेती साथ में। इससे तो मेरा पेट नहीं भरता, मुझे नहीं खाना ये सब, मैं तो पिज़्ज़ा ऑर्डर कर रही हूँ। कहकर सुप्रिया ने अपना मोबाइल लिया और पिज़्ज़ा ऑर्डर करने लगी।
निधि से रहा नहीं गया तो उसने कहा, दीदी घर में सब्जियां नहीं थी, इसीलिए दाल चावल बना लिए। और जब पिज्ज़ा ही ऑर्डर करना था तो खाना क्यों बनवाया? ये तो आप पहले भी ऑर्डर कर सकती थी। उसकी बात सुनकर आंखों में आंसू लिए शकुंतला जी बोली, मेरी तो किस्मत ही खराब है। घर में बहू आई लेकिन कोई सुख नहीं है। दिन भर इसका घर संभालो और ऊपर से खाने को मिलता क्या है, ये दाल रोटी। और ऊपर से अब तो मेरी बेटी का पिज्ज़ा भी भारी पड़ने लगा है। मम्मी जी, मैंने ऐसा क्या कह दिया जो आप आंसू बहाने लगी? निधि का इतना बोलना हुआ कि समीर ने जोर से चिल्लाकर कहा, ये कोई वक्त है तुम्हारा घर आने का? नौकरी पर जाती हो तो इसका मतलब ये नहीं कि अपनी मनमानी करने लग जाओ। अगर घर में ढंग का खाना बनाकर नहीं खिला सकती तो फिर ज़रूरत ही क्या थी तुम्हारी इस घर में? ऊपर से मम्मी से बहस किए जा रही हो। समीर, मैंने ऐसा क्या कह दिया जो तुम इस तरह से मुझ पर चिल्ला रहे हो? निधि ने भी थोड़ी तेज आवाज़ में कह दिया। बस फिर क्या था? समीर ने सीधा एक थप्पड़ निधि के गाल पर रसीद कर दिया। अचानक पड़े इस थप्पड़ से निधि हक्की बक्की रह गई। समीर तो थप्पड़ मारकर अपने कमरे में चला गया। पीछे से शकुंतला जी सुनाने में कमी नहीं छोड़ रही थी। अरे, ऐसे कोई अपने पति से बात करता है क्या? संस्कार नाम की चीज़ नहीं है। थोड़ी देर अपनी जुबान बंद नहीं रख सकती थी? अब ऐसी हरकत करेगी तो थप्पड़ तो पड़ेंगे ही। खुद की गलती किसी को दिखाई नहीं देती, लेकिन बदनाम मेरे बेटे को कर दिया जाएगा। वो बड़ी बड़बड़ाती हुई अपने कमरे में चली गई और सुप्रिया कुटिल मुस्कान के साथ अपने कमरे में पीछे रह गई। आंसू बहाती हुई निधि एक पल के लिए लगा कि अपना सामान बांधे और सीधे मायके रवाना हो जाए, पर फिर ये सोचकर रह गई कि पापा तो है नहीं और मम्मी तो खुद भाई भाभी की मोहताज है। भला मेरा क्या साथ दे पाएगी? उल्टा भाभी ही उन्हें दो बात और सुना देगी। आखिर आंसू बहाती हुई निधि अपने कमरे में आ गई। जब दूसरे दिन निधि ऑफिस के लिए रवाना नहीं हुई तो समीर ने पूछा, तुम ऑफिस नहीं जा रही हो क्या? निधि ने कहा, सोच रही हूँ कि नौकरी छोड़ दूँ और घर संभाल लूँ। समीर को लगा कहीं निधि नौकरी ना छोड़ दे, इसीलिए उसने निधि से अपने किए के लिए माफ़ी मांग ली। निधि को भी लगा कि सब कुछ ठीक है और उसने भी समीर को माफ़ कर दिया, पर अब तो ये अक्सर ही होने लगा था। समीर अपने गुस्से पर काबू नहीं करता था और निधि पर हाथ उठा देता था, पर बाद में माफ़ी ज़रूर मांग लेता था। इधर निधि हर बार बर्दाश्त कर रही थी, इसीलिए सास और ननद को भी पक्का विश्वास हो गया था कि निधि घर छोड़कर नहीं जाएगी। अब तो अक्सर ये होता कि सास और ननद अपनी बात मनवाने के लिए भी समीर का इस्तेमाल करने लगी थी। पता नहीं आज क्या होने वाला था। सोचते सोचते 2 घंटे बाद निधि अपने घर पहुंची। घर में जिस तरह की शांति पसरी हुई थी, उससे कुछ बड़ा होने की आशंका से निधि का मन घबरा रहा था। निधि घर में घुसी तो देखा कि समीर गुस्से में बैठा हुआ था, जबकि सास शकुंतला जी और सुप्रिया सोफे पर बैठी हुई थी। पर उसे सबसे ज़्यादा हैरानी ये देखकर होती है कि उसके भैया भाभी भी वहाँ बैठे होते हैं, जो बड़े गुस्से से निधि की तरफ देख रहे होते हैं। निधि को एहसास तो हो जाता है ज़रूरी इन्हीं लोगों ने भैया भाभी को बुलाया है, वरना आज उसकी शादी को 5 महीने हो गए हैं, पर अपनी मर्जी से दोनों कभी मिलने भी नहीं आए। और आज अचानक, पर फिर भी निधि खुद को संयत करके बोली, भैया आप यहाँ आज अचानक आखिर कैसे आना हुआ? इससे पहले कि भैया कुछ कहते, भाभी उस पर चिल्लाते हुए बोली, क्या इसी दिन के लिए तुम्हारी शादी की थी कि तुम हमें अपने ससुराल वालों के सामने बेइज्जत करो? अच्छा नाम कमा रही हो ससुराल में। निधि ने शांतिपूर्वक अपनी भाभी से कहा, भाभी हम आराम से भी बात कर सकते हैं। आखिर बात क्या है जो आप इस तरह से मुझे सुना रही हैं? निधि की बात सुनकर उसके सास शकुंतला जी बीच में ही बोली,
देखो कितना त्रिया चरित्र दिखा रही है आपकी बहन। राम राम राम, पूछो इससे इतनी देर से कहाँ थी? भला ये ससुराल में रहने वाली बहुओं के लक्षण हैं? उनकी बात सुनकर निधि का दिमाग घूमने लगा। मन ही मन वो सोचने लगी कि ये औरत बात को कहाँ से कहाँ लेकर जा रही है। यहाँ मेरे चरित्र से संबंधित कोई बात ही नहीं थी, पर फिर भी इतने में समीर हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और उसके भाई भाभी से बोला, मुझे माफ़ कीजिए, आप अपनी बहन को यहाँ से ले जा सकते हैं। मुझसे जितना निभ सकता था मैंने निभा लिया, अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये तो उसका रोज़ का है, ऑफिस का तो सिर्फ नाम है, पर पता नहीं कहाँ मौज मस्ती करती फिरती है और यहाँ मेरी माँ और बहन घर के काम काज में लगी रहती है। क्या इसी दिन के लिए मैं इसे यहाँ लेकर आया था? अरे नहीं नहीं समीर जी, इस हमारी बात तो सुनिए, हम समझाते हैं इसे अभी। अगर नहीं समझी तो 2 थप्पड़ लगाकर समझाएंगे इसे, पर आप थोड़ी शांति बनाए रखो। भाभी बीच में ही बोली। फिर निधि के भैया से बोली, अरे बैठे बैठे क्या कर रहे हो, बोलते क्यों नहीं? क्या समाज में अपनी नाक कट जाने का इंतजार कर रहे हो? मैं कहती हूँ अगर इसका घर बिगड़ गया तो। आखिर भाभी बोलते बोलते चुप हो गई। कहीं उनके मन की बात मुंह पर आ जाती तो। आखिर ननद का घर बिगड़ जाता तो वो वापस मायके आकर बैठ जाती। बस इसी डर से चुप हो गई। आखिर भाभी की डांट सुनकर भैया भी बोले, ये मैं क्या सुन रहा हूँ निधि, तुझसे हमारी इज्जत का कोई ख्याल है या नहीं? अरे बेटियां तो अपने मायके की इज्जत के लिए क्या से क्या बर्दाश्त कर जाती है, और तुझे देखो, अच्छा क्या से क्या बर्दाश्त कर जाती है भैया, बताएंगे मुझे? भाभी को देखकर तो कभी नहीं लगा कि उन्होंने अपने ससुराल में कुछ बर्दाश्त किया है। उल्टा मेरा मुंह मत खुलवाइए आप, मुझे यहाँ आकर समझाइश कैसे दे सकते हैं आप लोग? निधि ने आंखों में आंसू भर कर कहा, ये लो, यही दिन देखने बाकी रह गए थे जब आपकी बहन आपकी सगी नहीं तो हमारी तो क्या सगी रही होगी। अब तो साबित हो गया ना, या अभी भी आपको कोई सबूत चाहिए? शकुंतला जी ने अपना हाथ नचाते हुए कहा, अरे मैं भी तो निभा रही हूँ तुम्हारी माँ के साथ, पर मजाल है कोई मुझसे कुछ कह दे। भाभी ने कहा तो निधि ने जवाब दिया, आपको कोई कुछ नहीं कह सकता भाभी। और कैसे कह रही हो आप माँ के साथ, ये सभी को पता है। आपके किस्से तो हमारे आस पड़ोस तक में मशहूर है, इसीलिए आप ना ही बोलो तो अच्छा है, क्योंकि अगर आपके जैसी बहू इन लोगों को मिल जाती ना तो इन लोगों का आटे दाल का भाव पता चल जाता। इतने में उसके भैया कुछ कहने को हुए तो निधि ने हाथ जोड़ लिए। मेरा आपसे एक ही निवेदन है कि आपको मेरे घर के मैटर में बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो अपनी माँ के लिए नहीं बोल पाए वो मेरे लिए क्या बोलेंगे? भैया माफ़ करो, पर मैं अपना खुद देख लूँगी। वैसे भी आपने मुझे अपने पैरों पर खड़ा किया है तो थोड़ा तो मुझे पर विश्वास करो। आखिर भैया गर्दन झुकाए खड़े हो गए और दरवाजे की तरफ रवाना होते हुए एक बार निधि के सिर पर हाथ रखा और फिर घर के बाहर निकल गए। पर भाभी रुक कर वहाँ क्या करती, इसीलिए वह भी पीछे पीछे पैर पटकती हुई रवाना हो गई। दोनों के जाने के बाद निधि ने उन तीनों के चेहरे की तरफ देखा। तीनों अभी भी मुंह फुलाए हक्के बक्के से खड़े थे। निधि ने बड़ी ही शालीनता से कहा, आप लोगों को क्या लगता है मुझे बोलना नहीं आता? ये आप लोगों की बहुत बड़ी गलतफहमी है। ये मेरी माँ के संस्कार है कि मैं चुप हूँ। मैं इस रिश्ते को शांतिपूर्वक निभाना चाहती हूँ, पर इसमें आप सभी के सहयोग की ज़रूरत है। पर मुझे लग रहा है कि ये रिश्ता सिर्फ मैं निभा रही हूँ, आप लोग तो शायद मुझे इस घर में रखना भी नहीं चाहते। इसीलिए आप लोगों ने आज मेरे चरित्र पर भी उंगली उठा दी। पर आप भूल रहे हैं, जो औरत बर्दाश्त कर सकती है जब वो अपनी वाली पर आएगी तो क्या से क्या कर जाएगी, इसका आपको अंदाज़ा भी नहीं है।
अगर मेरे चरित्र पर उंगली उठाई ना तो मैं जवाब भी दूंगी, कहकर निधि अपने कमरे में जाने लगी तो समीर ने उसका हाथ पकड़ लिया। समीर निधि का हाथ पकड़कर जोर से मरोड़ दिया, जिसके कारण निधि की चीख निकल गई। समीर निधि पर चिल्लाते हुए बोला, बहुत ज्यादा जबान चलने लगी है तेरी, हमें समझाइश दे रही है, हाथ पैर तोड़ दूंगा ना, तब समझ में आएगा तुझे, कहते हुए समीर ने निधि को जोर से धक्का देते हुए नीचे गिरा दिया। एक तो निधि का हाथ मुड़ गया, ऊपर से इतनी जोर से धक्का लगा कि जमीन से सिर भी टकरा गया, जिसके कारण निधि दर्द से कर्रा उठी। उसे दर्द में कर्राती हुई देखकर शकुंतला जी बोली, बेटा एक बार सबक सिखा दे इसे, अब तो तुझे समझ में आ ही गया होगा कि इसका कोई मायके वाला यहाँ आकर बोलने से रहा, बहुत ज़्यादा ही जबान चल रही है इसकी। अपने भैया भाभी के सामने शकुंतला जी की बात सुनकर समीर भी निधि को घूरते हुए बोला, बस मम्मी, आज इसका इलाज कर ही देता हूँ। अपने आप को समझते क्या हैं ये, नौकरी करती है तो अपने आप को पता नहीं क्या समझती है। आज इसको बता ही देते हैं कि ससुराल में कैसे रहा जाता है, कहता हुआ समीर निधि की तरफ बढ़ा और उसकी बाहें पकड़कर उसे जबरदस्ती खींचता हुआ घर के बाहर निकाल दिया और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। निधि चीखती रही, चिल्लाती रही, समीर प्लीज़ मेरी बात तो सुनो, मुझे घर में आने दो, इस तरह घर से तो मत निकलो। अरे मैं कहाँ जाऊँगी, कहीं पर भी जाकर मरो, पर हमारा पीछा छोड़ दो, या तो शराफत से बहू की तरह रहना सीख लो और जैसे हम कहते हैं वैसे रहो, या फिर कहीं और का रास्ता नाप लो। समीर भी अंदर से चिल्लाते हुए बोला, अरे मम्मी, कब तक ये तमाशा चलेगा, मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है, अब इसे तो तुमने बाहर निकाल दिया, खाना कौन बनाएगा, सुप्रिया ने कहा। तो शकुंतला जी समीर की तरफ देखते हुए बोली, अरे बेटा उसे छोड़, सुबह तक तो उसकी अक्ल ठिकाने आ ही जाएगी, तो सुबह का खाना तो वो बना लेगी, पर अभी तो भूख लग रही है, बाहर से ही खाना मंगवा दे तो कुछ खा कर के आराम करे, बहुत थक गए हैं, शकुंतला जी ने कहा। समीर ने भी खाना ऑर्डर किया और सोफे पर आकर बैठ गया। इधर निधि लगभग आधे घंटे तक दरवाज़ा खटखटाती रही, यहाँ तक कि निधि के सामने ही सुप्रिया ने बाहर आकर खाने का ऑर्डर लिया, पर निधि को घर में आने तक नहीं दिया। आस पड़ोस के लोग भी इकट्ठे हो गए, पर समीर और उसके घर वालों ने उसे घर में नहीं लिया। निधि काफ़ी देर तक घर के बाहर ही बैठी रही, पर इधर ससुराल वाले खा पीकर अपने अपने कमरे में सुस्ताने चले गए। जब घर की लाइटें बंद हुई तब निधि को समझ में आया कि ये लोग नहीं सुधरने वाले। निधि अकेली आते जाते और आस पड़ोस के लोगों की निगाहें का सामना कर रही थी। मायके जा नहीं सकती थी, आखिर करे तो क्या करे। आस पड़ोस की औरतें आपस में बात कर रही थी, देखो एक वो दिन था जब ये लोग बहू की बलाएं ले रहे थे और आज देखो बेचारी को बाहर निकाल दिया। पढ़ी लिखी है, आत्मनिर्भर है, घर का काम तक संभालती है, और क्या चाहिए लोगों को बहू से। अरे कभी बहुओं के लिए वक्त बदलता है क्या? क्या फ़ायदा ऐसे आत्मनिर्भर होने का? कितना ही कह लो दुनिया बराबरी की, पर बहुओं के लिए सोच वहीं की वहीं है। सबकी बातें निधि को सुनाई दे रही थी। आखिर कुछ सोचकर निधि उठ खड़ी हुई। मैं पढ़ी लिखी हूँ, आत्मनिर्भर हूँ, और वैसे सबसे बड़ी बात, मैं पूरे घर को संभाल सकती हूँ, तो फिर क्यों अपने ससुराल वालों की मोहताज हो रही हूँ? आखिर इन लोगों को सबक ना सिखा दूँ। निधि ने अपना फ़ोन लिया और कहीं फ़ोन लगाया। थोड़ी देर बाद में कुछ एनजीओ से लोग आ गए, साथ में कुछ पुलिस वालों को भी लेकर आए थे। बाहर खड़ी निधि को देखकर उन लोगों ने निधि से बात की और आस पड़ोस के लोगों से जानकारी लेकर फिर घर के दरवाजे को ज़ोर ज़ोर से पीटना शुरू किया। आखिर इतनी ज़ोर से दरवाज़ा बजाया जा रहा था, घर में सबकी नींद खुल गई। बाहर आते शोर से
घर वाले सब हैरान रह गए। आखिर हिम्मत करके समीर ने दरवाज़ा खोला। देखा तो बाहर एनजीओ वाले पुलिस वालों के साथ खड़े थे। उन लोगों को देखते ही समीर और घर वालों की सिट्टी-पुट्टी गुम हो गई। उन्हें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि निधि इन लोगों को बुलवा लेगी। जब निधि ने कंप्लेन नहीं किया तो वो लोग उसके ससुराल वालों को समझाइश देकर वहाँ से रवाना हो गए और 2 घंटे के तमाशे के बाद मजबूरन समीर और उसके परिवार वालों को निधि को घर में लाना पड़ा। घर में आने के बाद सबसे पहले निधि ने अपने लिए खाना ऑर्डर किया। निधि अपना खाना लेकर हॉल में ही बैठकर खाने लगी तो शकुंतला जी बोली, देखो कितनी बेशरम है, इतना कुछ तमाशा हो गया और ये यहाँ बैठकर कितनी आराम से खाना खा रही है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। आप ही से सीखा है सासू माँ, अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों ने भी यही सब किया था। निधि ने कहते हुए अपना खाना जारी रखा। समीर गुस्से में बोला, बहुत तमाशा कर लिया तूने आज हमारे घर का। सबसे बड़ी गलती की तूने जो उन लोगों को बुलवाया। अब तुझे कौन बचाएगा, कहता हुआ समीर निधि की तरफ बढ़ा। जैसे ही उसने निधि की बाहें खींचकर उसे उठाने की कोशिश की, इतने में निधि ने जोरदार थप्पड़ समीर के गाल पर दे मारा। निधि के इस तरह के कृत्य से सब हक्के बक्के रह गए। शकुंतला जी अपने मुंह पर हाथ रखकर हैरानी से निधि की तरफ देख रही थी। वहीं सुप्रिया भी कभी अपने भाई को तो कभी अपनी मम्मी को देख रही थी। समीर अपने गाल सहलाता हुआ उसे घूर रहा था। तेरी इतनी हिम्मत की तूने मुझ पर हाथ उठाया, भूल गई तू मैं पति हूँ तेरा। अच्छा पति, कैसा पति, कौन सा पति, और पति होता क्या है तुम्हें पता भी है। हक जताना आता है पर जिम्मेदारी निभानी तो नहीं आई तुम्हें। पति बनने का तो बहुत शौक है तुम्हें, पर पत्नी का मान सम्मान क्या होता है वो तो पता नहीं तुम्हें। अरे बेशरम, अगर इतनी ही समस्या थी तो चली जाती ना यहाँ से और हमें चैन से रहने देती। शकुंतला जी ने कहा तो निधि मुस्कुराकर बोली, अरे इतनी आसानी से कैसे चैन से रहने देती आप लोगों को मैं। जा तो मैं सकती थी पर नहीं गई, और ये थप्पड़ पहले भी मार सकती थी पर नहीं मारा। बस मुझे आप लोगों का चेहरा सबके सामने लाना था, वो मैं ले आई। मैंने आपको पहले भी कहा था कि मैं कमज़ोर नहीं हूँ, पर फिर भी आपने गलती की और क्यों जाऊँ यहाँ से। माफ़ करना सासू माँ, आपके बेटे ने मुझे जितने थप्पड़ मारे हैं ना, हर एक थप्पड़ की कीमत वसूल करके ही जाऊँगी। जिस दिन उसकी कीमत पूरी हो जाएगी अपने आप चली जाऊँगी, पर तब तक आप लोगों का जीना हराम कर दूँगी। और वैसे भी अब मुझ पर हाथ उठाने से पहले 10 बार सोच लेना। सभी को पता चल चुका है कि आप मुझे परेशान करते हैं। कल को अगर मेरे साथ कुछ भी होता है ना, तो सबसे पहले आप लोगों को जवाब देना पड़ेगा। फिर आप लोग जाने और आपका काम। समीर कुछ कहने को हुआ तो निधि ने हाथ दिखाकर उसे रोकते हुए कहा, अभी मुझे बहुत ज़ोर से भूख लग रही है, मुझे खाना खाने दो। और हाँ सासू माँ, कल से आपके घर का काम आप खुद ही संभाल लेना या अपनी बेटी से करवा लेना। अब ना तो मैं आपकी मुफ्त की नौकरानी हूँ और ना ही अपनी कमाई आप लोगों को देने वाली हूँ। अब मुझसे जितना होगा उतना ही करूँगी, निधि ने कहा और चुपचाप खाना खाने बैठ गई। पर किसी की हिम्मत भी नहीं कि उसे उसकी जगह से उठा दे, क्योंकि सबको समझ में आ चुका था कि आज बहू बोल चुकी है, जो अब चुप होने वाली नहीं थी। एक वह दिन था और एक आज का दिन है। निधि के ससुराल वालों की हिम्मत नहीं हुई उसे दोबारा परेशान करने की। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।